अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेल थ्योरी और स्ट्रक्चर ऑफ सेल को डिस्कस करेंगे कि सेल थ्योरी क्या है, सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, एक्चुअली सेल है क्या। सबसे पहले हम सेल को डिफाइन करते हैं कि सेल जो है वो क्या है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो सारी की सारी जो है उनका बेसिक यूनिट है जिससे वो मिलके बने होते हैं, उनको हम कहते हैं ये सेल हैं। ये सेल से जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं वो इन सेल्स की वजह से ही होती है। और आज हम इसकी पहले थ्योरी को डिस्कस करते हैं, फिर हम इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। स्टडी ऑफ सेल बिगेन विद द डिस्कवरी ऑफ सेल बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सबसे पहले जो सेल को स्टडी करने वाला जो साइंटिस्ट था जिसने सेल को डिस्कवर किया था उसको हम कहते हैं वो रॉबर्ट हुक था, जिसने 1665 में सेल को डिस्कवर किया। उसने अपनी फेमस पब्लिकेशन माइक्रोग्राफिया में अपना वर्क जो है वो रिपोर्ट किया। उसने क्या किया कि एक थिन सेक्शन लिया कार्क मीन डेड प्लांट मटेरियल था। उसने उसको अपनी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया और फिर उसने बताया कि जो कार्क के बारे में ऑब्जर्व किया कि वो माइन्यूट हनीकॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स पे मुश्तमिल है। और फिर उसने इसको नाम दिया, किसका, सेल का नाम दिया। अकॉर्डिंग टू हुक सेल क्या था कि सेल एक एम्प्टी स्पेस है जो थिक वॉल के जरिए से बाउंड हुई हुई है। फिर आने वाली सेंचुरी जो थी उसमें एक लिटिल इंफॉर्मेशन इसके बारे में मजीद ऐड हो गई 19th सेंचुरी के आगाज में ही। फिर कौन आया उसके बाद कि लॉरेंस ओकन आया 1805 में। लॉरेंस ओकन ने आके बताया, एक जर्मन साइंटिस्ट था, वो ये बिलीव करता था कि तमाम लिविंग बीइंग्स जो हैं वो सेल या वेजिकल्स पे मुश्तमिल होती हैं। फिर एक और साइंटिस्ट आया जिसको नाम दिया गया किसका, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। 1909 में उसने सिमिलर आइडिया पेश किया, इससे मिलता जुलता। उसने ये कहा कि कोई भी बॉडी, नो बॉडी कैन हैव लाइफ, किसी भी बॉडी के अंदर कोई लाइफ नहीं हो सकती जब तक कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं वो सेलुलर टिश्यूज पे मुश्तमिल ना हो या सेलुलर टिश्यू से मिलके ना बने हुए हो। ये बताई बात किसने, लेमार्क ने। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट 1831 में आया जिसको रॉबर्ट ब्राउन के नाम से जाना जाता है। उसने सबसे पहले सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। उसने ये बताया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। और इस डिस्कवरी के बाद हुक्स का आइडिया जो था सेल के बारे में कि वो एक एम्प्टी स्पेस है वो चेंज हो गया। फिर उसको लेटर एस्टेब्लिश किया गया कि ये सेल एक एम्प्टी स्पेस नहीं है। दो मजीद साइंटिस्ट आए, एक का नाम था टी शवान, 1839 में इसने काम किया, और दूसरा था शेल्डन, उसने 1838 में। ये दोनों एक जर्मन, ये जोलॉजिस्ट था टी शवान, और शेल्डन जो था एक जर्मन बोटानिस्ट था। इन दोनों ने अपना इंडिपेंडेंटली वर्क किया और फिर उन दोनों ने एक थ्योरी बनाई जिसको आज हम सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। सेल थ्योरी के मुताबिक सेल जो है वो 3 इम्पोर्टेंट जो है कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होती है, या हम कह सकते हैं इसके 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड न्यूक्लियस। सेकंड, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है सेल के अंदर जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और आउटर मोस्ट कवरिंग जो है जिसने सेल को सराउंड किया हुआ होता है, दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी इसका पहला पार्ट जो है वो जो डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में, दैट इज न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान वाला ये पोर्शन जो फ्लूइड पे मुश्तमिल होता है, जिसके अंदर बहुत सारे आपको ऑर्गेनल्स नजर आ रहे हैं,
दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. एंड आउटर मोस्ट कवरिंग जिसने सेल को बाउंड किया हुआ है, कवर किया हुआ है, उसको नाम दिया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया गया. इस तरह बाद में एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था रुडोल्फ विर्को. इसने 1855 में इसके बारे में हाइपोथेसिस जो था पेश किया. ये एक जर्मन फिजिशियन था. इसने क्या कहा कि न्यू सेल्स जो होते हैं वो पहले से मौजूद लिविंग सेल से ही बनते हैं. बाद में लुईस पास्चर जो था, एक और ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट था, उसने विर्को के हाइपोथेसिस को प्रूफ किया एक्सपेरिमेंटली कि जो है कि सेल्स जो होते हैं पहले से प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही क्या होते हैं, बनते हैं. और फिर जो था ऑगस्ट वाइजमैन, एक और साइंटिस्ट था, 1880 में, इसने क्या कहा कि तुम ऑल प्रेजेंटली लिविंग सेल्स हैव अ कॉमन ओरिजिन बट दे हैव बेसिक सिमिलरिटीज इन स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल्स. और इस तरह इन सारे साइंटिस्ट ने मिल के जो काम किया, उसके बाद हमें ये पता चला कि सेल के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. एक पहली बात तो हमें ये पता चली कि ये जो सेल है, तमाम ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, फर्स्ट इसका जो सेलाइन फीचर है कि तमाम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं. यानी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से ही मिलके बने होते हैं और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत सारे सेल से मिलके बनते हैं, जिनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या थी कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म. सेल तमाम ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें थी कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. यानी सेल्स जो होते हैं पहले से मौजूद जिंदा जो सेल्स होते हैं उनसे मिलके बनते हैं. अब अगर हम इसकी बात, हम कह सकते हैं कि सेल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. जिस तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है, इसी तरह सेल्स जो होते हैं उनके दरमियान भी डिवीजन ऑफ लेबर, यानी जितने भी सेल्स होते हैं उनमें काम की तकसीम होती है. डिफरेंट सेल्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर डिफरेंट फंक्शंस. अब मैं आपको डिफरेंट सेल्स के नाम बताऊंगी और फिर उनके काम बताऊंगी. यानी हर सेल का एक अपना काम होता है और उसके मुताबिक उनके नाम होते हैं. डिफरेंट सेल्स हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शन. और इस तरीके से एक पूरे ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शन होता है एज अ होल, वो किसके नतीजे में होता है, वो इन डिफरेंट सेल्स के इंटरेक्शन और उनकी एक्टिविटीज और उनके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनके जरिए से परफॉर्म होता है. अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल सेल की बात करें, तो उसके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं, इन एनिमल्स के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं, बेसिक जो सेल की टाइप्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट वन इज मसल सेल. एनिमल्स के अंदर मसल सेल्स पाए जाते हैं और मसल सेल्स का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. यानी जिसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या होती है, मूवमेंट होती है. ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं और बॉडी के अंदर मूवमेंट का प्रोसेस होता है. इसी तरह नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल्स के अंदर. नर्व सेल्स क्या करते हैं, ट्रांसमिट इंपल्सेस को, मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ताकि बॉडी का जो है कोऑर्डिनेशन मेंटेन रह सके, वो नर्व सेल्स के जरिए से होता है. इसी तरह ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर जिनका काम होता है सिक्रीट करना. इसी तरह रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं बॉडी के अंदर, रेड ब्लड सेल्स जिनका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना. और स्टमक सेल्स पाए जाते हैं हमारे मैदे के अंदर
جو کہ گیسٹرک جوس کو ریلیز کرتے ہیں. اسی طرح یہ تو میں نے آپ کو بتائی پلانٹس کے جو مین جو سیلز تھے. بہت سارے سیل ہیں لیکن بیسک جو ہیں وہ ان کے بارے میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں. ڈیٹیل سے بھی ہم بعد میں اسٹڈی کریں گے نیکسٹ لیکچرز کے اندر. تو اسی طرح جو پلانٹ ہوتے ہیں, پلانٹ سیلز, ان کے اندر بھی بہت سارے سیلز پائے جاتے ہیں. فار ایگزامپل زائلم سیلز. زائلم سیلز کا کام ہوتا ہے واٹر اینڈ منرلز کو کنڈکٹ کرنا فرام سائڈ ٹو ایریل پارٹس آف دی پلانٹ. یعنی زمین سے پودے کے اوپر والے حصوں تک پانی اور نمکیات کو لے جانے کا کام زائلم سیلز کرتے ہیں. اسی طرح ایک دوسری قسم کے سیلز پریزنٹ ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں فلوئم سیلز. فلوئم سیلز کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹرانسلوکیٹ کرتے ہیں کس کو؟ فوڈ. ٹرانسلوکیٹ فوڈ. اسی طرح اور بہت سارے سیلز پائے جاتے ہیں. فار ایگزامپل سکلیرن کائمیٹس سیل. سکلیرن کائمیٹس سیلز, ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ گیو سپورٹ ٹو دی پلانٹ. یہ پلانٹ کو سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اسی طرح کلورن کائمیٹس سیلز جو ہوتے ہیں, کلورن کائمیٹس سیلز. کلورن کائمیٹس سیلز کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ فوٹو سینتھسس کے پروسیس کو کرتے ہیں. فوٹو سینتھسس میں امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ فوڈ تیار کرنے کا جو پروسیس ہوتا ہے پودوں کے اندر, دس از کالڈ فوٹو سینتھسس. اور یہ کس کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ کون سے سیلز کرتے ہیں پرفارم؟ کولن کائمیٹس سیلز, کلورن کائمیٹس سیل. اسی طرح پیرن کائمیٹس سیلز جو ہوتے ہیں, پیرن کائمیٹس سیلز جو ہوتے ہیں, یہ سرپلس فوڈ, جو ایکسٹرا فوڈ ہوتا ہے اس کو اپنے اندر سٹور کرتے ہیں. سٹور دی ایکسٹرا فوڈ. اسی طرح میرسٹمیٹک سیلز جو ہوتے ہیں وہ پلانٹس کے اندر پائے جاتے ہیں. میرسٹمیٹک سیلز یہ کیا کرتے ہیں؟ پروڈیوس نیو سیلز فار گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف دی پلانٹ. یعنی پلانٹ کی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, اس میں امپورٹنٹ رول پلے کرنے والے جو سیلز ہوتے ہیں, دس از کالڈ میرسٹمیٹک سیل. اس طرح آپ نے دیکھا بہت سارے سیلز جو ہوتے ہیں بہت سارے مختلف کام پرفارم کرتے ہیں. اسی طرح ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سیلز جو ہوتے ہیں گریٹ ویریشنز شو کرتے ہیں ان شیپ اینڈ سائز. بہت سارے سیلز ہوتے ہیں وہ شیپ کے لحاظ سے بھی مختلف ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے سائز کے لحاظ سے بھی مختلف ہوتے ہیں. اگر ہم اسی طرح جنرل اگر اسٹرکچر کی بات کر لیں, اوور ویو میں اس کا بتا دوں آپ کو سیل کے بارے میں, تو سیل کہ جو بیسک جو پارٹس ہوتے ہیں, بیسک کمپوننٹس ہوتے ہیں, وہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں. دیٹ از آؤٹر موسٹ کورنگ از پلازما ممبرین, اور یہ درمیان میں پلازما ممبرین سے لے کے یہاں تک کا جو پورا پورشن ایک فلوئڈ پہ مشتمل ہوتا ہے, دس از کالڈ سائٹوپلازم. یہ والا ایریا سارا اٹ از کالڈ سائٹوپلازم. اور سب سے انر موسٹ پورشن جو سب سے امپورٹنٹ آل لائف ایکٹیویٹیز کو جو پرفارم کرواتا ہے سیل کی, دس از نون ایز نیوکلیس, جس کے اندر نیوکلیولس اور کرومیٹن مٹیریل پریزنٹ ہوتا ہے. یہ تین بیسک پارٹس ہیں. ایک اس کی کیا ہوگی, آؤٹر موسٹ کورنگ پلازما ممبرین. سیکنڈ اس کا جو فلوئڈ ہے نیوکلیس اور پلازما ممبرین کے درمیان, اس کو ہم سائٹوپلازم کا نام دیتے ہیں. اور سب سے انر موسٹ جو اس کا پورشن ہے, اس کو ہم نے نام دے دیا نیوکلیس کا. یہ تین بیسک پارٹس ہوتے ہیں جن پہ سیل جو ہوتا ہے مشتمل ہوتا ہے. اب یہ سیلز جو ہوتے ہیں اس کے مختلف جو ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. اس کے سائٹوپلازم میں آپ کو بہت سارے آرگنلز نظر آ رہے ہیں, بہت سارے سیل کے کمپوننٹس نظر آ رہے ہیں جو اپنا اپنا فنکشن پرفارم کرتے ہیں, جس سے ہول آرگنزم کی لائف ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہے وہ مینٹین ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اس کے اندر تین بیسک پارٹس تو میں نے آپ کو بتا دیے. اس کے اندر چھوٹے چھوٹے گرینیولر سٹرکچرز پریزنٹ ہوتی ہیں جن کو ہم رائبوسومز کہتے ہیں. اور نیوکلیس کے آؤٹر موسٹ سائڈ آپ کو یہ ٹیوب لائک سٹرکچرز نظر آ رہی ہیں جن کو ہم
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इनके ऊपर ये जो दानेदार स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, इसलिए हम इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ऐसी स्ट्रक्चर जिनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है उनको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इस तरह आपको ये ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड गोल्जी ऑपरेटस। अभी मैं आपको जस्ट इनके नाम से वाकिफ करवा रही हूँ। इनकी मजीद डिटेल जो इनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं इनकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में 1 बाय 1 इनके बारे में बताऊंगी। इसी तरह इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसके अंदर पेरोक्सिसोम प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स और लाइसोसोम, सेंट्रोसोम और ये जो सिक्रीटरी वेसिकल्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो इसके अंदर साइटोस्केलेटन का काम करती हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन काम करता है इस तरह माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं या फिर हम इनको ये जो स्ट्रक्चर्स इसके अंदर साइटोस्केलेटन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सेल को शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। और इनकी हम डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी, हर एक ऑर्गेनल को अलग अलग डिस्कस करके इंशाल्लाह। तो और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज के सेल जो है मोस्टली जो है इसको हम दो टाइप्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स सेल के अंदर। सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल को हम मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स के लिहाज से हम डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। एक प्रोकैरियोटिक सेल हो गया और दूसरा यूकैरियोटिक सेल्स। अब जो ऐसे सेल्स जिनके अंदर एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस पाया जाता है, कॉम्प्लेक्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। जबकि दूसरी साइड पे ऐसे टाइप के सेल की टाइप्स जैसे कि बैक्टीरिया हैं, उनके अंदर कोई डेफिनेट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए उसको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो डायरेक्टली सबमर्ज्ड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर और इसको किसी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो होता है इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो ग्रेटली वेरी करते हैं अपने साइज में। वो एक ऑस्ट्रिच के एग जो होता है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसके बराबर भी हो सकते हैं और ये बहुत छोटे यानी माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं। इस तरह डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको इसकी जनरल ओवरव्यू जो है वो स्ट्रक्चर सेल के बारे में बता दिया, इसकी थ्योरी के बारे में बताया, फिर मैंने इसके सेलाइन फीचर्स बताए आपको, फिर इसके प्लांट्स और एनिमल सेल्स के बारे में शॉर्टली बता दिया है और इसकी टाइप्स के बारे में और बेसिक पार्ट्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इन स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।